इमेजिन करो कि आपको साउथ कोरिया की कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट करने का कारण होता है आपका स्किन का कलर। अनफॉर्चुनेटली साउथ कोरिया में ये एक रियलिटी है। इस देश को वर्ल्ड की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल बुलाते हैं। कुछ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस देश की 1/3 औरतें जिनकी उम्र 19 से लेकर 29 साल है किसी न किसी तरीके से प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है और कुछ एस्टिमेट कहते हैं कि ये नंबर 50% भी हो सकता है। साउथ कोरिया के स्कूलों में या कॉलेज में अगर कोई टीचर पढ़ाना चाहता है लेकिन अगर उसका स्किन का कलर ब्लैक है तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर वो किसी डेवलप्ड कंट्री से है, कनाडा, यूएस या यूके, हाई चांसेस है कि उसे वो जॉब कोरिया में मिल जाएगी। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे अपनी ब्यूटी के स्टैंडर्ड है। अगर आपका चेहरा छोटा है और आपके फेस की शेप वी है, आपके स्किन का कलर व्हाइट है और आपकी स्किन स्मूथ है तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन साउथ कोरिया में 98% लिटरेसी होने के बावजूद भी यहाँ पर रेसिज्म एग्जिस्ट करता है। हाल ही में यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोस बनी जिसने दिखाया कि साउथ कोरिया में कैसे इंडियन के साथ रेसिज्म होता है। When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they will be sitting relaxing. They just come dash and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. पर इस वीडियो में हम जानेंगे साउथ कोरिया में रेसिज्म होने का असली कारण, क्योंकि जो ज्यादातर वीडियोस थी वो सिर्फ कुछ वायरल वीडियोस के ऊपर ही ज्यादातर बनाई गई थी वीडियोस, पर हम उसकी डेप्थ में जाएंगे। तो इस इशू को समझने के लिए हमें साउथ कोरिया की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। साल 1910 में जापान कोरिया को एनेक्स कर लेता है और साल 1945 तक कोरिया एक जापान का पार्ट बन जाता है और इन 35 सालों में जापान कोरिया के हिस्ट्री और कल्चर को सिस्टमैटिकली इरेज करने की कोशिश करता है। जापान कोरिया के कल्चर को खत्म करने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में वो कोरिया के स्कूल और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने वाली कोरियन लैंग्वेज पर रोक लगा देते हैं और कोरिया के लोगों को कहते हैं कि तुम जापान के एम्परर के प्रति वफादार बनो। और कोरिया के स्कूलों में सिर्फ वही हिस्ट्री की किताबों से इतिहास पढ़ाया जाता था जिसे जापान ने अप्रूव करा था और वो किताबें जिसे जापान ने अप्रूव नहीं करा था उस किताबें के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ाना क्राइम बना दिया गया था। जापान की अथॉरिटी ने 2 लाख डॉक्यूमेंट को जला दिए ताकि कोरियन लोगों के दिमाग से उनकी हिस्ट्री को मिटाई जा सके। और कोरिया की जमीन पर 1 लाख जापानीज फैमिली सेटल हुई और उन्होंने कोरिया के लाखों पेड़ों को काटा और वहाँ पे ऐसे पेड़ों को लगाया जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज की नहीं थी। और लगभग 7,25,000 कोरियन लोगों को जापान में और उसकी कॉलोनीज में काम करने के लिए भेजा गया। और जापान ने एक ऐसा काम करा जिसे कोरियंस अभी भी नहीं भुला पाते हैं, वो था कंफर्ट वुमन। जापान ने कोरिया की हजारों औरतों को सेक्स स्लेव की तरह यूज करा और वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापानीज सोल्जर्स लड़ाई करके आते थे तो इन्हीं कोरियन वुमन का सेक्सुअल हैरासमेंट करते थे। और जापान ये दिखाना चाहता था कि कोरिया के लोग जापान से बहुत ज्यादा पीछे हैं और इसके लिए उसने कोरिया की जो हिस्ट्री थी, उनकी जो टेक्स्ट बुक थी, उनके जो म्यूजियम थे उसमें बदलाव करे। उसका मेन एम था कि कोरियंस के मन में ये धारणा पैदा करना कि तुम जापानीज से बहुत ज्यादा पीछे हो। जापानीज ने कोरियंस को अपने में मिलाने की कोशिश करी और उसके लिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज का, रिलीजन का और एजुकेशन का इस्तेमाल करा। और उसके लिए शिंतो सेंटर्स जो कि पहले जापानीज के लिए हुआ करते थे जहाँ पर वो लोग वर्शिप करते हैं, वहाँ पर कोरियंस भी जाने लगे, लेकिन उन्हें फोर्सफुली वहाँ पर ले जाया जाया करता था। इस वर्शिप करने वाली प्लेस पर जो जापान के लोग अपने भगवान को मानते थे उन्हें पुजवाया जाता था। जापान के लोग जिस गॉड को वर्शिप करते थे उसी गॉड को कोरियन से वर्शिप करवाते थे। यहाँ तक कि जो जापान के वॉर हीरोज हुआ करते थे उनको भी जापान के पुराने एम्परर्स और इस जगह को वो शिंतो श्राइन कहते थे। लेकिन बहुत सारे कोरियन लोग इस फोर्स्ड वर्शिप को एक कल्चरल जेनोसाइड के रूप में देखते हैं, लेकिन जापानीज कहते हैं कि वो उन्हें अपने में मिलाना चाहते थे और उसे वो बिल्कुल उस नजरिए से नहीं देखते। लेकिन जापान ने कोरिया के सिर्फ कल्चर और हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन जापान ने कोरिया के लोगों को ये मजबूर कर दिया कि वो अपना जो सरनेम है वो जापानीज रखे। लेकिन शुरुआत में जापानीज लोग कोरियन को मना करते थे कि वो जापानीज सरनेम का यूज ना करे, लेकिन 1939 में उन्होंने इस चीज को अलाउड कर दिया। और जिन्होंने भी जापानीज सरनेम का यूज नहीं करा था उन्हें जापानीज ब्यूरोक्रेसी रिकॉग्नाइज नहीं करती थी और उन्हें कोई राशन नहीं मिलता था। और इसी की बदौलत 84% कोरियंस ने जो अपना सरनेम था वो जापानीज रख लिया था। और साल 1945 में कोरिया को जापान से आजादी मिल जाती है। लेकिन जापान ने जो कोरिया के साथ करा, उनके कल्चर को और हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश करी, उससे कोरियंस के मन में यह भावना बिल्कुल दृढ़ कर गई कि हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। This
This was Korea at the end of World War II. और उनका अपने कल्चर के प्रति और अपनी भाषा के लिए जो प्रेम था वो काफी ज्यादा बढ़ गया और उन्हें ये विश्वास हो गया कि हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है और हम जापानीज से अलग हैं। साउथ कोरिया में होने वाले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए हमें पहले उनकी सोसाइटी को समझना पड़ेगा। साउथ कोरिया में रहने वाले लोग एक कॉन्सेप्ट जिसे प्योर ब्लड के नाम से जाना जाता है उसे मानते हैं। 1969 में एक कोरियन हेमाटोलॉजिस्ट यी सैमुअल एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इस आर्टिकल में एक ब्लड ग्रुप के ऊपर रिसर्च थी और प्रूव करना चाहते थे कोरियन ब्लड की प्योरिटी को। इस पेपर में सैमुअल कोरियन के ब्लड ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूशन को सर्वे करते हैं और अपनी रिसर्च के बाद बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि कोरियंस रेशियली होमोजेनस है, यानी कि कोरियंस रेशियली एक हैं, एक नेशन है और कोरियंस का ब्लड आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनके साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ है। वहीं वो चाइनीज और जापानीज ब्लड को कहते हैं कि इनका ब्लड मिक्स हो चुका है और इस थ्योरी को कोरियंस लोग बड़ी प्राइड के साथ देखते हैं। ये थ्योरी कोरियंस के बीच में यूनिटी और हार्मनी का काम करती है और वो लोग मानते हैं कि कोरियंस सिर्फ एक सिंगल पीपल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल और रीजनल डिफरेंसेस क्या है। साउथ कोरिया का कल्चर एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, वहाँ के लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रेजेंट करता है। तो अगर वहाँ पे सक्सेस को अचीव करना है तो लोग ब्यूटी को एक जरिया की तरह देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद साउथ कोरिया के लोग वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। ग्लोबलाइजेशन ने उनके ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा प्रभावित करा। साउथ कोरियंस अब ये कोशिश करने लगे कि उनकी जो स्किन हो वो फेयर हो, डबल आईलिड्स हो और उनका फिगर स्लिम हो, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और प्लास्टिक सर्जरी की डिमांड और हाई होने लगी और ये रास्ता साउथ कोरिया को ब्यूटी इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाता है। और साउथ कोरिया में जब के-पॉप कल्चर का इमर्जेंस हुआ तो इसने अलग स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करा। तो लोग कोशिश करने लगे उनके लुक्स भी सेलिब्रिटीज की तरह हों और इन्फ्लुएंसर की तरह हों और ये ब्यूटी स्टैंडर्ड कोरिया के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो अगर आपको कोरिया में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो आपके चांसेस होंगे कि उस फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और यही रीजन है कि साउथ कोरिया में लोग बर्थडे में प्लास्टिक सर्जरी गिफ्ट करते हैं। और ऐसी सोसाइटी में जब कोई बाहर से काम करने आता है या पढ़ाई करने के लिए आता है और उसकी स्किन का कलर व्हाइट नहीं है तो उसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। लेकिन मेनली ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन देशों के लोग ज्यादा फेस करते हैं जो डेवलपिंग है और गरीब देश हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका। बट ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ बाहर के लोग फेस नहीं करते हैं बल्कि कोरिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो भी फेस करते हैं क्योंकि उनकी जो सोसाइटी है एक तरीके से 3 लेवल में बटी हुई है। साल 2003 एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एडुआर्डो बोनिला सिल्वा एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं अपनी बुक रेसिज्म विदाउट रेसिस्ट, कलर ब्लाइंड रेसिज्म एंड परसिस्टेंट ऑफ रेशियल इनइक्वालिटी इन अमेरिका। इस थ्योरी में वो अमेरिका में रेशियल ग्रुप्स को 3 ग्रुप्स में बांटते हैं, पहला व्हाइट, दूसरा ऑनररी व्हाइट, तीसरा कलेक्टिव ब्लैक। और इसी तरह साउथ कोरिया भी लगभग डिवाइडेड है। सबसे टॉप में आते हैं कोरियंस, ये वो लोग होते हैं जिनका ब्लड प्योरली कोरियन होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरा ऑनररी कोरियंस जो एशियन इमिग्रेंट्स होते हैं और इनके स्किन का कलर लाइट होता है। और सबसे लास्ट में आता है कलेक्टिव डार्क जो बेसिकली एशियन इमिग्रेंट होते हैं, साउथ एशियन होते हैं, मिडिल ईस्ट के और डार्क स्किन्ड नॉन कोरियंस। और ये कोरिया की सोसाइटी में सबसे लोअर स्टेटा पे होते हैं। साल 2019 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ साउथ कोरिया में रहने वाले फॉरेन रेजिडेंट के बीच में एक सर्वे कंडक्ट करता है जिसमें वो पूछा जाता है कि क्या कभी उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो जिसमें 68.4% रिस्पॉन्ड करते हैं कि उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है। और रेसिज्म का जो कॉमन फॉर्म था वो लैंग्वेज स्किल, नेशनैलिटी और उनकी रेस के बेस पे ये रेसिज्म किया जाता था। साउथ कोरिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है, तो जो छोटे मोटे काम करने होते हैं आम जो साउथ कोरियन है उसे वो नहीं करता। तो वैसे काम करने के लिए बाहर के लोग आते हैं, तो उस काम को करने के लिए इमिग्रेंट्स आते हैं। अब ये इमिग्रेंट साउथ ईस्ट एशिया के हो सकते हैं, अफ्रीका के हो सकते हैं। तो साउथ कोरियंस को ये लगता है ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब देश से आए हुए हैं तो उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। और आपने शायद ये वीडियो भी देखी होगी जिसमें इंडियंस और पाकिस्तानी को किसी रेस्टोरेंट हो गया या वहाँ के क्लब्स में एंट्री से बैन करा गया है क्योंकि साउथ कोरिया की सोसाइटी में उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। साउथ कोरिया के लोगों को इन देशों के बारे में ज्यादा पता नहीं है जो उनके देशों में काम करने आते हैं। तो उनकी कॉमन परसेप्शन यही होती है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब देश से आते हैं। और साउथ कोरिया
कोरियन के इस रेशियल माइंडसेट में उनके मीडिया का काफी ज्यादा बड़ा हाथ है। उनकी मीडिया इंडियंस, अफ्रीकन, इनके अपीयरेंस, एक्सेंट, कल्चर, रिलीजन, इन सभी को मॉक करते हैं और ये सारी चीजें कोरियंस के माइंड में जाती हैं और वो एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं ऐसी। तो साउथ कोरिया में रेसिज्म बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड है इनकी सोसाइटी में और इसमें उनकी हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा हाथ है, कल्चर, सोसाइटी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कोई गलती होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो।